हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 में। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी मैं लाइव सेशन में किया था, उस टाइम भी आपने क्वेश्चन करा था कि भैया मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। मुझे कुछ पता नहीं है, काफी लंबा समय हो गया है। 10th में जो एग्जाम में क्वेश्चन लिखते थे, उस तरीके की प्रैक्टिस अब नहीं है। दोस्तों, मैं पहले आपसे यही सलाह दूंगा कि आप आंसर राइटिंग करने से पहले आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंटेंट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, बुक से पढ़िए। नोट से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर बुक मंगा लीजिए मेंस का, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चंस दिए गए होंगे। फिर आप देखिए कि उस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो चैप्टर को पढ़ने के बाद उस पर आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करिए। तो इसी संदर्भ में जो है, मैंने एक पॉलिटी का चैप्टर खत्म किया, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति से चूंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक ही बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन शेयर पे भी हम बताते हैं आपको। फिर मैंने क्या आंसर राइटिंग करा है, मुझे कैसा लगा, मेरा क्या अनुभव रहा, आप उसको देखिए, सीखिए। फिर अपने आंसर राइटिंग में भी आप अपने लिए उसको यूज कर सकते हैं। बाकी बात, आंसर राइटिंग कैसा लगा आप मुझे भी सलाह दे सकते हैं, ताकि मैं भी अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के बुजुर्ग के समान है, जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन है। और अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो एक बुजुर्ग के समान जो है उसकी तुलना की गई है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका के। इस संदर्भ में आपको बताना होगा, ठीक है। और यह 66 बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो मैंने क्या आंसर राइटिंग करा, देखिएगा। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है भूमिका का। तो भूमिका में मैंने लिखा है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। पहले मैंने ये बताया। फिर उसके बाद ये भी बताया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं, जिनमें सर्वाधिक सर्वोपरि शक्तियां तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया कि साथ ही ऐसे कई शक्तियां हैं राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जो राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के एक बुजुर्ग के समान परिलक्षित होता है। साथ ही संविधान में ऐसे भी प्रावधान वर्णित है जो राष्ट्रपति की शक्तियों को, सीमित एवं निष्प्रभावी बनाता है, जिनका वर्णन निम्न रूपों से करते हैं, ठीक है। भूमिका छोटा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होना चाहिए, और इसका आधार होना चाहिए। मैंने ये लिखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद ये भी बताया, अब निम्न रूप में स्पष्ट क्या है, इसको हम एक तरीके से उत्तर प्रारूप कहते हैं। और उत्तर प्रारूप में मैंने क्या क्या बताने का कोशिश किया। मैंने हमारा जो आंसर का फॉर्मेट है वो किस रूप में, पहले मैंने लिखा कि राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान और उससे संबंधित अनुच्छेद। फिर दूसरा लिखा राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाने वाली शक्तियां। फिर तीसरा लिखा राष्ट्रपति की शक्तियों को कमजोर एवं सीमित करने वाली शक्तियां या प्रावधान। फिर चौथा मैंने लिखा दोनों ही प्रकार की शक्तियों का मूल्यांकन, अर्थात ये वाली शक्तियां और ये वाली शक्तियां, अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली शक्ति और कमजोर करने वाली शक्ति, दोनों ही शक्तियों का हम यहाँ पे तीसरे चौथे भाग में मूल्यांकन करेंगे। और फिर 5वें भाग में निष्कर्ष बताएंगे। किस संदर्भ में, तो मैंने वही बताने का प्रयास किया है, तानाशाह से सुरक्षा एवं लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला पार्ट है उस पार्ट को हम यहाँ पे लिखे। तो इस पार्ट को मैंने क्या लिखा है देखिएगा। यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, फिर समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से मैंने क्या लिखा, मैंने यह लिखा कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहला टॉपिक था हमारा। तो इसको मैंने क्या बताया, देखिए। पहला मैंने ये लिखा कि अनुच्छेद 52 जो है
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताता है। फिर अनुच्छेद 54 को बताया, क्या बताया? अनुच्छेद 54 को कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल है, जिसमें कि दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर जो प्रस्तावित है, अभी इस पर फैसला नहीं आया है, कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जो है चुनावी पद्धति। फिर मैंने आर्टिकल 55 को बताया कि चुनावी पद्धति क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। फिर मैंने आर्टिकल 56 को ही बताया, ठीक है। आर्टिकल 56 में क्या है, तो कार्यकाल से संबंधित है, अर्थात जब भी राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा तो उस तिथि से 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। मैंने नोट में यह भी लिख दिया कि जब तक उसका उत्तराधिकार नहीं आता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, भले ही 5 वर्ष उसका पूर्ण क्यों ना हो गया हो। फिर आर्टिकल 56 के बाद मैंने आर्टिकल 57 को बताया। फिर आर्टिकल 57 में मैंने ये बताया पुनः निर्वाचन की पात्रता। पुनः निर्वाचन की पात्रता अर्थात भारतीय राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात कितनी भी बार वो राष्ट्रपति पद निर्वाचित हो सकता है, 2 बार 3 बार, कोई लिमिट नहीं है। 58 में मैंने योग्यता को बताने का प्रयास किया है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यता की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर आसीन ना हो। फिर मैंने आर्टिकल 58 के बाद 60 को बताया है, और 60 में शपथ ग्रहण होता है, शपथ, ठीक है। फिर 60 में शपथ अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और फिर आर्टिकल 61 को मैंने बताया, जिसमें कि महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया तभी लगाई जाती है जब संविधान के उल्लंघन करने पर, ठीक है, जब संविधान का उल्लंघन किया जाएगा। तो मोटा मोटी हम ये कहें कि राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, बेसिक, ठीक है, जो केवल राष्ट्रपति से संबंधित हैं, उनके निर्वाचन, उनके संवैधानिक प्रावधान को बताता है, मैंने उसको दर्शाने का प्रयास किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि उपर्युक्त संविधान के अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, निर्वाचन योग्यता आदि को बतलाती है, तथा भारत के राष्ट्रपति का एक पद एक संवैधानिक पद है। मैंने राष्ट्रपति को वर्णन किया। अब आते हैं दूसरे फेज में। दूसरे फेज में मैंने लिखा कि राष्ट्रपति को सर्वोपरि एवं परिवार के बुजुर्ग समान बनाने वाले प्रावधान एवं शक्तियां। देखिए, यही हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट है, मेन बॉडी भी कह सकते हैं। तो क्या क्या है समझिएगा, क्या लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने पहला लिखा है कि आर्टिकल 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी इस वाले भाग में जो है हम राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाने वाली शक्तियां बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाने वाली शक्तियां बताएंगे कि कौन कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। फिर मैंने लिखा कि सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा कि प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों एवं विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी भी मांग करने की शक्ति, ठीक है, किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से कोई भी संबंधित यानी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कुछ भी जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री को देना होगा। फिर आता है संसद के सत्र आहूत करने की शक्ति, ठीक है, मतलब संसद के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। फिर उसके बाद नए चुनाव अगर होता है और फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा संबोधन करने की शक्ति। नए चुनावी परिणामों में स्पष्ट बहुमत ना होने पर बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति। फिर उसके बाद किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति। और साथ ही मैंने एक ये पॉइंट बता दिया यहाँ पर कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़ करके, अर्थात धन विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में उसको लौटाने का शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर आगे मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति तथा दिए गए सलाह को मानने हेतु स्वतंत्र रहने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 143 के तहत वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमसे इसमें एक मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो भी मैंने प्रावधान लिखे हैं, तो जिनका भी मुझे पता है उसका मुझे आर्टिकल इसमें मेंशन करना चाहिए था, कि जैसे अब ये देखो ये 143 से संबंधित है, ठीक है, तो ये मुझे बताना चाहिए था। तो इन सभी में मैंने थोड़ा सा कमी कर दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। मैंने लिखा कि वित्त विधेयक तथा किसी भी राज्य के निर्माण तथा सीमाओं
में परिवर्तन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता। अर्थात अगर कोई भी वित्त विधेयक लाया जाएगा या नए राज्यों का निर्माण से संबंधित विधेयक लाया जाएगा या उनके सीमाओं या परिवर्तन से संबंधित जो है विधेयक लाया जाएगा, तो उसके लिए जो है पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता जरूरी है, अर्थात राष्ट्रपति के बिना आदेश से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला, राष्ट्रपति का भारत के प्रमुख एवं प्रथम नागरिक कहलाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को ही भारत का प्रमुख कहा जाता है, कार्यकारी प्रमुख, और प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये मैंने जो भी शक्तियां दिखाए वो था राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाने वाले प्रावधान और शक्तियां, यानी राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां जो है सर्वोपरि बनाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो मेरा स्टांजा है वो है मेरा राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित या निष्प्रभावी बनाने वाले प्रावधान। अर्थात इस पॉइंट पे मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कौन कौन सी शक्तियां या प्रावधान कमजोर करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये मैंने लिखा कि पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा बिना संशोधन या बिना किसी संशोधन के विधेयक को पारित करने हेतु राष्ट्रपति का बाध्य होना। अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो संसद अगर फिर से उसको बिना संशोधन या संशोधन के अगर राष्ट्रपति के पास लाता है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना ही पड़ेगा, अर्थात तो फिर वो उसको कुछ नहीं कर सकता। दूसरा चीज ये है कि सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के बावजूद भी, सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हुए भी सेना प्रमुखों की नियुक्ति तथा युद्ध की घोषणा एवं समाप्ति संसद की अनुमति के पश्चात ही प्रभावी हो पाएगा। क्लियर, यानी जो आपको पता है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन फिर भी सेना प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित जो भी जिसको नियुक्त करना होता है उसमें संसद की अनुमति होगी तभी किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई युद्ध की घोषणा करना है, कोई समाप्ति करना है, तो भी उसमें संसद की अनुमति चाहिए। तो ये सभी शक्तियां जो है, ये सभी शक्तियां क्या करती है, राष्ट्रपति की शक्ति को कमजोर करती है। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सलाह की अनिवार्यता इन दो शक्तियों पर है। अर्थात अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना होगा 123 के तहत और क्षमादान करने की शक्ति को अगर प्रयोग करना होगा 72 के तहत, तो उसमें मंत्रिमंडल की सलाह की अनिवार्यता जरूरी है, जो कि इसके शक्ति को कमजोर करता है। तो यह भी शक्तियां क्या है, कमजोर करने वाली है। फिर उसके बाद चौथा एक और मैंने बताया कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का वीटो शक्ति का ना होना, और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया, तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा स्वीकृति देने हेतु राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया संविधान संशोधन के संबंध में। तो यहाँ भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, इनकी शक्तियां छिन्न हो जाती है। तो दोनों ही तरह के मैंने शक्तियां या प्रावधान को मैंने बता दिया। ठीक है, अब उनका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन किस आधार पर करना है, क्वेश्चन में भी यही बोला गया था। तो देखिए मूल्यांकन है कि उपर्युक्त प्रावधान एवं राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां तथा उन शक्तियों को कमजोर या सीमित करने वाले प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र प्रमुख बनाता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट रूप से कि जो भी ऊपर में शक्तियां हैं एक प्रमुख बनाती है, लेकिन जो कमजोर जो शक्ति करती है उसको नाम मात्र का प्रमुख बना दिया जाता है। और उसके बाद वास्तविक तथा प्रशासनिक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होने से राष्ट्रपति की शक्तियां जो है ठीक उसी प्रकार निष्प्रभावी हो जाती है, जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार निष्प्रभावी हो जाती है जिस प्रकार किसी परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति के पास अन्य पारिवारिक सदस्यों की भांति अधिक अनुभव एवं परिवार का मुखिया होते हुए भी घर के शैतान युवा सदस्य के सामने कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दोनों को देखिए एक साथ मिक्स करके हम लिखने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ बनाती है, लेकिन उस पर जो कुछ सीमाएं लगाई गई है, सीमित जो लगाया गया है, कुछ उसको कमजोर जो करते हैं, ठीक उसी प्रकार निष्प्रभावी हो जाता है जिस प्रकार घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अपने पूरे 40, 50, 60 साल का अनुभव होता है अपने जीवन का, और साथ ही वो घर के मुखिया होते हैं, जगह जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम होता है, फिर भी जो उनके घर के युवा सदस्य होते हैं जैसे पोता पोती हो गया, बेटा बेटी हो गया, उनकी बात उनके सामने नहीं चल पाता है। तो यही एक कम दोनों को मिक्स करके बताया है, दोनों को सामने करके, और क्वेश्चन में इसी दोनों के ऊपर मेन कंक्लूजन करना था। अब हमारा लक्ष्य क्या होगा,
हमने इसको खंडन करने का प्रयास किया है। देखिए, परंतु यदि हम संविधान निर्माताओं के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की पहरेदारी राष्ट्रपति को तानाशाह होने से बचाती है एवं लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने का सक्षम प्रयास करती है। अर्थात आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि राष्ट्रपति को एक हाथ में पूरा शक्ति दे दिया गया है लेकिन दूसरे हाथ में ताला लगा दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा हम देख सकते हैं कि चूंकि हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है, तो यहाँ पर तानाशाह कोई ना बन सके, एक ही हाथ में सारी शक्तियां किसी के हाथ में केंद्रित ना हो, जो कोई भी फैसले एक ही व्यक्ति ले सके, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखा गया है। मैंने ये खंडन करने का प्रयास किया है। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के बावजूद भी किसी युद्ध की घोषणा एवं समाप्ति पर मंत्रिमंडल के सलाह की अनिवार्यता है। तो देखिए, अगर मंत्रिमंडल का सलाह नहीं रहेगा जरूरी, तो क्या कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति? किसी भी व्यक्ति को जो उसको पसंद लगे, या अपने संबंधी हो सकते हैं या निजी व्यक्ति हो सकते हैं, उसको सेना प्रमुख का नियुक्ति किया जा सकता है। किसी भी छिटपुट जैसा युद्ध होगा तो पाकिस्तान को एक दिन में उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, फिर समाप्ति कर दिया जाएगा, पुटबैक हो जाएगा वो। तो इन सब चीज को जो है तानाशाह होने से बचाया जाता है। फिर मैंने लिखा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति और आपातकाल लागू करने की शक्ति में मंत्रिमंडल की सलाह पर भी कायम हो पाएगा। अर्थात अगर किसी राष्ट्रपति को जब संसद सत्र चालू ना हो, ठीक है, संसद सत्र नहीं चल रहा हो, तो वो अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत, ठीक है। और वो कानून जो होता है मतलब जो है उच्च न्यायालय से अलग होता है, उसमें मतलब निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस कारण से अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल का सलाह नहीं रहेगा जरूरी, तो कुछ भी कानून बना करके लोगों को परेशान किया जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाला जा सकेगा, आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो ये सभी दिक्कतें सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अभी मूल्यांकन भाग में है, मेन बॉडी में है, तो ये देखिएगा क्या मैंने लिखा है कि इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जो है प्रश्न में वर्णित कथन, अब वहां पर प्रश्न को फोकस करते हैं। इस प्रकार प्रश्न में वर्णित कथन, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। ये प्रश्न में कथन है, क्या है? ये प्रश्न में वर्णित कथन है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न में वर्णित क्या है? कथन है। और इस कथन को मैंने यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद कहा मैंने कि पूर्णतः ऐसा कहना सर्वथा अनुचित होगा। मैंने खंडन करने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय संविधान, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के लिए प्रावधान एवं प्राधिकार राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाए रखने की दिशा में राष्ट्रपति की शक्तियों पर कुछ सीमाएं जायज है। समझ में आया? मैंने इम्पैक्टफुल कोशिश कर रहा है मैंने लिखने का, ताकि आंसर एग्जामिनर को ये लास्ट वाला चीज अच्छा लगे, ठीक है, कि जो आपने कथन दिया है वो कथन पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत की एकता जो है रखना, अखंडता पर ध्यान रखना, लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाए रखने की दिशा में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उस पर सीमाएं यानी कुछ प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का पहरेदारी जारी रहे, ठीक है। ये मैंने कल ही लिखा था आंसर राइटिंग 27 तारीख को, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करा है। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं। और साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है बीपीएससी का, ठीक है, व्हाट्सएप बीपीएससी ग्रुप जो चलता है, जो पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, ठीक है, डेली क्विजेस लगभग 50 क्वेश्चन का डेली हो ही जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद डेली टारगेट बेस्ड रूटीन, डेली टारगेट बेस्ड सिलेबस की भी तैयारी चल रही है। और हम सभी लोग जो है स्टूडेंट ही हैं, हम टीचर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
हम एस्पिरेंट ही है, बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका भी लिंक जो है बॉयज का मैं लिंक मेंशन कर देता हूं पब्लिकली। बॉयज लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, लेकिन जो गर्ल्स होंगे उनकी सेफ्टी के लिए उनका ग्रुप अलग है। वो आप मुझे 8340669608 पर मैसेज कर दीजिएगा बीपीएससी 72 करके, ठीक है, 72 करके, और साथ ही वॉइस मैसेज में लिख दीजिएगा गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग, जो भी, मेरा नाम ये है और मैं इस जिले से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा आप लड़की हैं और आपको फिर गर्ल्स के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 300 से 400 एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं, जिनमें 120 के आसपास केवल लड़कियां हैं। तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, काफी फायदेमंद होगा। आंसर राइटिंग कराई जाएगी, यानी आपको पढ़ाई में एंगेज कर दिया जाएगा, आप ना चाहते हुए भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुट जाइए। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, अच्छा लगा या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। बाकी आपके लिए जो भी सीखने की चीजें हैं जरूर सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद। नए लोगों से अपील रहेगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट लिखिए, कुछ डाउट भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।